पिछले काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी, क्या भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है पूरी दुनिया में। अभी तक कोई भी इसका जो ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई थी, लेकिन अब फाइनली कल जाकर जो है यहाँ पर भारत सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है और हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का क्या कारण रहा, जापान क्यों पीछे हो गया, और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि क्या फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बनने का मतलब ये है कि क्या हम जापान से भी आगे बढ़ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RN TV उत्तर प्रदेश। मैं हूँ आपके साथ देवांशी खन्ना। तो ऑफिशियली भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया इकोनॉमिक टर्म्स में और हम बन गए हैं फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी। और ये स्टेटमेंट आया है नीति आयोग के जो CEO हैं BVR सुब्रमण्यम जी के द्वारा। और ये जो डेवलपमेंट है ये हिस्टोरिक है, नो डाउट भारत के लिए एक बहुत बड़ा मेजर माइलस्टोन है और कहीं ना कहीं दिखाता है कि ग्लोबल स्टेज पर भारत का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। BVR सुब्रमण्यम जो इन्होंने बताया, आपको बता दें कि 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान नीति आयोग की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है IMF ने ऑफिशियल डेटा जो लिस्ट है वो जारी की थी और उसमें ये फाइनली कंफर्म कर दिया है कि भारत जापान से भी आगे निकल गया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम बेसिकली नॉमिनल GDP के टर्म्स पर बात कर रहे हैं। और अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज़ की बात करें, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका है, वो $28 ट्रिलियन की है। इसके बाद चाइना आता है, वो चाइना भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो अमेरिका से काफ़ी पीछे है और इसका नंबर 18 ट्रिलियन का है। जर्मनी काफ़ी पीछे है, मतलब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट सेकेंड को छोड़ दें तो थर्ड नंबर से सारे जो देश हैं वो काफ़ी पीछे हैं। जर्मनी की 4.5 ट्रिलियन है। और यहाँ पर अगर अब हम भारत और जापान के बीच का जो अंतर बताएंगे वो बहुत माइनर डिफरेंस है। जापान जो है वो आपका 4.186 ट्रिलियन है और भारत अब पहुँच गया है 4.187 ट्रिलियन पर। भारत का जो इकोनॉमिक एसेंट है वो इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतना बड़ा है, कैसे हम फोर्थ लार्जेस्ट बने हैं। तो लगातार इसका कारण ये है कि लगातार हमारी जो GDP ग्रोथ है वो रेट बढ़ रहा है। IMF ने हमेशा ये प्रेडिक्ट किया है 2025 में 6.2% होने वाला है, 2026 में ये 6.3% होने वाली है। और अगर आप मेजर इकोनॉमीज़ में हम देखें तो हमेशा फास्टेस्ट ग्रोइंग बताया है। 2023-24 में हम 7.6% थे और 2-4 दिन में जो फोर्थ क्वार्टर GDP का नंबर है वो भी आने वाला है। तो एक हमारी जो GDP ग्रोथ है वो बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो डोमेस्टिक रिफॉर्म है वो कई सारे अपनाए गए हैं। यहाँ हमारी इकॉनमी है उसको फॉर्मुलाइज किया जा रहा है। क्या होता है कि कोई भी अगर इकॉनमी में ज़्यादा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले ब्लैक मार्केट मान लो, अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो वो आपका फॉर्मल इकॉनमी में काउंट नहीं हो पाता है। तो अगेन यहाँ पर अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो GST हमारा हो गया, आधार लिंकेज हो गया, डिजिटल पेमेंट हो गई, इससे हम और ज़्यादा फॉर्मलाइज हो रहे हैं अब, जिसकी वजह से हमारे GDP के नंबर्स में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर इसके बाद है एक्सपोर्ट और सर्विसेज में जो बूम चल रहा है। भारत का IT, फार्मास्यूटिकल, सर्विस, एक्सपोर्ट, ये सब काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा आप देख रहे होंगे लगातार हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, चाहे यूरोप हो, UAE हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और इसके साथ साथ हो सकता है कि बहुत जल्दी हम अमेरिका के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर लें। वो देखने वाली बात होगी। खैर, तो इससे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और अच्छा इसका भारत के लिए, जापान के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या मायने हैं वो देख लेते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के जो पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भारत का जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल क्लाउड दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, IMF हो, वहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा FDI भारत के अंदर आएगा। इसके साथ साथ भारत का जो नेगोशिएशन पावर है, जो नेगोशिएशन पोजीशन है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन फोर्थ लार्जेस्ट बनने का मतलब क्या है? क्या हम डेवलप्ड हो गए हैं? क्या हम डेवलपमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं और क्या हम जापान से भी बेहतर करने लगे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि अगर हमारी GDP बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी कर रही है या वेल्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको समझना है कि नॉमिनल जो GDP होता है हमारे इकॉनमी
के साइज़ को दिखाता है और उसी की यहाँ पे बात हो रही है। हर एक व्यक्ति का जो पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें देश के अंदर, वो भारत की बहुत कम है। और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि हमने जापान को पीछे छोड़ा है तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप सोच के देखो कि हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो हार्डली $880 का है, और अगर हम जापान की बात करें तो वो $34,000 है। तो ये डिफरेंस ही आप देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एवरेज जापानी जो है भारत के सिटीजन से 12 गुना ज़्यादा कमाता है। तो इसी कारण हम जापान से अभी बहुत पीछे हैं। एक्चुअल मायने में अगर आप देखेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। वो तो हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप सोचो जापान की पॉपुलेशन 123 मिलियन है और हमारी 1.4 बिलियन है। तो टोटल नंबर आप देखेंगे तो लगेगा कि अरे वाह इतना अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी यहाँ पर आपको समझनी है कि ज़रूरत है कि जो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर हम कंपेयर करें, डेवलपमेंट की बात करें या फिर हम हेल्थ की बात करें, तो वो जापान की अभी भी ज़्यादा है भारत के कंपैरिजन में। बहरहाल सुब्रमण्यम साहब जो हैं नीति आयोग के सीईओ, उन्होंने कहा कि जर्मनी को हम अगले 2.5 से 3 साल में पीछे छोड़ देंगे, और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो फॉरकास्ट डेटा है वो कहीं ना कहीं इसकी तरफ इशारा भी करता है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो किस तरफ होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ अब अच्छा और कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये इकॉनमी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डिफरेंस है जापान और इंडिया के बीच का वो बहुत कम है। आपने देखा कि 0.1 का ही डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हमें इन सब एस्पेक्ट पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।